तो फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस हर दिन आपके लिए पोस्ट करते हैं सो दैट यू कैन बिकम फाइनेंशियली मोर लिटरेट। आज हम भारत के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर उद्योग पर गहराई से नजर डालेंगे। सोचिए, ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, उसका आधार वो यही डेटा सेंटर्स हैं। तो आज समझेंगे कि भारत इस फील्ड में कहाँ खड़ा है, खासकर अगर हम अमेरिका जैसे स्थापित बाजार से तुलना करें। और हाँ, आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा, एक विशाल नया डेटा सेंटर बन रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और निवेशकों के लिए भी, जो लोग इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रमुख भारतीय डेटा सेंटर स्टॉक्स और आगे क्या संभावनाएं हैं, उन पर भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डेटा सेंटर होता क्या है आखिर, एकदम सरल शब्दों में अगर कहें तो? हाँ, देखिए, बेसिकली एक बहुत बड़ी हाईटेक बिल्डिंग समझिए। अच्छा। जहाँ कंपनियों का सारा डिजिटल डेटा, मतलब आपके ईमेल, फोटो, वीडियो, ऑनलाइन जो भी लेन देन करते हैं, वो सब कुछ, हाँ, वो सुरक्षित तरीके से स्टोर होता है और प्रोसेस भी होता है। ये डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। सही कहा। और भारत में, जैसा हम कह रहे थे, ये सेक्टर तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 से करीब 24% सालाना ग्रोथ है। हाँ, 24%। और 2024 में तो हम 1 गीगावाट की जो कुल क्षमता है वो पार कर चुके हैं। 1 गीगावाट। और आगे का अनुमान क्या है? मैंने सुना है 2 गुना होने की बात है। बिल्कुल, अनुमान है कि 2026-27 तक ये क्षमता बढ़कर करीब 2 गीगावाट हो जाएगी और 2030 तक तो 4.5 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। 4.5 गीगावाट, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इतनी तेज ग्रोथ के पीछे कारण क्या है? हाँ, देखिए, कई वजह हैं। एक तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बढ़ता इस्तेमाल है। हम सब आजकल क्लाउड पर कितना कुछ स्टोर करते हैं। हाँ, वो तो है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब IoT, ये सब टेक्नोलॉजीज बहुत सारा डेटा बना रही हैं। अच्छा। और दूसरा बड़ा कारण है सरकार के डेटा लोकलाइजेशन के नियम। हाँ, वो जो नियम कहते हैं कि डेटा भारत में ही रखो। बिल्कुल, जैसे RBI या सेबी ने कहा है कि भाई कुछ खास तरह का डेटा, खासकर फाइनेंशियल डेटा, वो भारत की सीमाओं के अंदर ही स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए डेटा सेंटर चाहिए। सही बात है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत दुनिया का लगभग 20% डेटा उत्पन्न करता है। सोचिए, 20%। हाँ, लेकिन दुनिया की कुल डेटा सेंटर क्षमता का सिर्फ 3% हमारे पास है। सिर्फ 3%? इसका मतलब तो ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। बहुत ज्यादा। इसीलिए ये सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अभी के लिए मुंबई सबसे बड़ा हब है, करीब 52 से 54% क्षमता वहीं है। अच्छा। और चेन्नई दूसरा बड़ा हब है, लगभग 21-23% के साथ। अच्छा, तो ये तो हुई भारत की बात। अमेरिका में स्थिति थोड़ी अलग होगी, है ना? आपने कहा वो ज्यादा परिपक्व बाजार है। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी बाजार काफी मैच्योर है। वहाँ जो हाइपर स्केल सेगमेंट है, मतलब वो बड़े बड़े डेटा सेंटर जो गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों के लिए होते हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो उसका असर किराए वगैरह पर पड़ा होगा? हाँ, मार्जिन पर दबाव आया है। किराया जो पहले करीब $100 प्रति किलोवाट प्रति माह था, वो गिरकर $80 तक आ गया है। वहाँ गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से ही बहुत मजबूत हैं। तो उनकी चुनौतियां अब क्या हैं? उनकी चुनौतियां अब अलग तरह की हैं। जैसे AI और डेटा की जो बेतहाशा मांग बढ़ रही है, उससे बिजली ग्रिड पर बहुत दबाव आ रहा है। हाँ, बिजली तो बहुत लगती होगी इनमें। बहुत ज्यादा। और दूसरा, कार्बन उत्सर्जन कम करना। इसीलिए वो लोग अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत फोकस कर रहे हैं। और नई टेक्नोलॉजीज जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन या छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तक पर भी विचार कर रहे हैं भविष्य के लिए। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर भी? ये तो काफी आगे की सोच है। बिल्कुल। चलिए अमेरिका की बात छोड़ें, वापस भारत आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश में गूगल का एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है। हाँ, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में करीब $6 बिलियन के निवेश से एक डेटा सेंटर कैंपस बना रहा है। $6 बिलियन? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और इसकी क्षमता 1 गीगावाट बताई जा रही है। अगर ये प्लान पूरा होता है तो ये निवेश और क्षमता दोनों के हिसाब से भारत का और शायद एशिया का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? कि इस $6 बिलियन में से $2 बिलियन सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने पर खर्च होंगे, ताकि ये कैंपस पूरी तरह क्लीन एनर्जी पर चल सके। वाह, मतलब सस्टेनेबिलिटी पर पूरा फोकस है। बिल्कुल। और ये आंध्र प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षा है, राज्य को एक बड़ा डेटा सेंटर हब बनाने की, उसके साथ भी पूरी तरह से मेल खाता है। ये सब सुनकर तो निवेशकों के कान खड़े हो गए होंगे। उनके लिए इस सेक्टर में क्या मौके हैं? कौन सी कंपनियां हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, मौके तो दिख रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं जो सीधे डेटा सेंटर बिजनेस में है। जैसे एक नाम है अनंतराज। ये पहले रियल एस्टेट में थी, अब डेटा सेंटर पर फोकस कर रही है और अपने प्लान्स पर ठीक ठाक चल रही है। अनंतराज, ओके। और फिर E2E नेटवर्क्स और नेटवेब टेक्नोलॉजीज हैं। ये दोनों AI और सुपर कंप्यूटिंग पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, तेजी से बढ़ भी रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनका वैल्यूएशन अभी थोड़ा ज्यादा है। वैल्यूएशन का ध्यान रखना होगा। हाँ, एक और कंपनी है ब्लैक बॉक्स।
ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देती है और इसका वैल्यूएशन तुलनात्मक रूप से थोड़ा आकर्षक लग सकता है। ये तो हुई सीधी कंपनियां, क्या कुछ इनडायरेक्ट तरीके भी हैं निवेश के? बिल्कुल, जिन्हें प्रॉक्सी प्ले कहते हैं, मतलब ऐसी कंपनियां जो सीधे डेटा सेंटर नहीं चलाती पर उनके लिए बहुत जरूरी सामान या सेवाएं देती हैं। जैसे श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये स्विच गियर और कूलिंग सिस्टम बनाते हैं जो डेटा सेंटर के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, कूलिंग तो बहुत चाहिए होती है। बहुत। और एक है केईसी टेक्नोलॉजीज, ये स्पेशल केबल और पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। इनके बिना तो डेटा सेंटर चल ही नहीं सकता। सही बात। और जाहिर है जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे एक्स्ट्रा, जो एयरटेल की यूनिट है, टाटा कम्युनिकेशंस, रिलायंस जियो और STTGDC, ये सभी स्पेस में बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, क्या कोई नई लिस्टिंग या IPO की भी उम्मीद है इस सेक्टर में? हाँ, ऐसी खबरें हैं कि सिफाई की जो डेटा सेंटर यूनिट है और एक और कंपनी है CTRS, ये भविष्य में अपना IPO ला सकती हैं, तो उन पर भी नजर रखी जा सकती है। दिलचस्प। तो कुल मिलाकर भारत के डेटा सेंटर उद्योग का भविष्य कैसा दिख रहा है? आगे क्या उम्मीद करें? भविष्य तो काफी उज्जवल लग रहा है। जैसा हमने पहले कहा, 2030 तक क्षमता 4,500 मेगावाट यानी 4.5 गीगावाट्स पार करने का अनुमान है। और इसके लिए निवेश भी बहुत आएगा फिर तो। हाँ, अनुमान है कि अगले 5-6 सालों में करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर का नया निवेश आ सकता है इस सेक्टर में। 25 बिलियन डॉलर? हाँ, इसमें हाइपरस्केल सेंटर्स का दबदबा और बढ़ेगा, साथ ही एज कंप्यूटिंग का चलन भी बढ़ेगा। एज कंप्यूटिंग वो क्या है? मतलब छोटे डेटा सेंटर जो यूजर के ज्यादा करीब होते हैं। इससे डेटा प्रोसेसिंग तेज होती है, खासकर IoT जैसी एप्लीकेशंस के लिए, और AI का प्रभाव तो बढ़ेगा ही। और सस्टेनेबिलिटी का क्या? वो क्लीन एनर्जी वाली बात। उसका महत्व और बढ़ेगा। अब ग्रीन सर्टिफाइड केंद्र बनाना, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करना और एनर्जी बचाने वाले कूलिंग सिस्टम लगाना, ये सब स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी है लगातार बिना रुके बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करना, और दूसरा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, खासकर छोटे शहरों में। ये आसान नहीं होगा। तो संक्षेप में कहें तो भारत का डेटा सेंटर सेक्टर न सिर्फ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि ये देश के डिजिटल भविष्य को बनाने में और दुनिया के टेक लैंडस्केप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये क्रांति अगले कुछ सालों में कैसे आगे बढ़ती है और भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्लोबल मैप पर कहां लेकर जाती है। खासकर ये ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करने की जो चुनौती है वो कैसे मैनेज होती है।